Hi guys, this is KP Khandelwal, and this is the first season, first episode of the podcast, The Gyan Ganga. So, in this podcast, we have a very special guest, the VC of Baba Mastad University, Rotterdam. So, I welcome our Honorable Sir. Please join us for this podcast. So thank you, Kapil Khandelwal and other members of your team. So it is an honor for the university that our own students, they have started this channel and today uh, they are here for an interview with me. So thank you. We welcome you. थैंक यू VC सर, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में और आपसे स्टूडेंट्स मिलते रहते हैं, आप बहुत फ्रेंडली हैं उनके साथ, उनके कंसर्न को आप एड्रेस करते हैं हमेशा। वाइडली अगर देखा जाए स्टूडेंट्स के मामले में, आपको क्या लगता है कि उनकी कैसे जो कंसर्न होते हैं उनको किस तरह से एजुकेशन लैंडस्केप में हमारी यूनिवर्सिटी बाबा मस्ताद यूनिवर्सिटी किस तरह से उन कंसर्न्स को एड्रेस करती है और किस तरह से इसको अलग बनाती है किसी भी और एजुकेशन से? आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में जो एजुकेशन सेक्टर है इट हैज़ ऑल टुगेदर चेंज्ड और जो पहले हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन था और जो आज का एजुकेशन सिस्टम है देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट। एक्चुअली पिछले अगर हम 3 डिकेड्स की बात करें तो 3 बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुई जिससे टोटल इकोनॉमी का और समाज का और एजुकेशन सेक्टर का सिनेरियो चेंज हुआ। सबसे पहली डेवलपमेंट हुई ग्लोबलाइजेशन और पूरा वर्ल्ड इस कंसेप्ट पे एग्री किया कि नो देयर विल बी ओपन कंपटीशन, ग्लोबल इकोनॉमी की बात होने लगी और उसके ग्लोबल इकोनॉमी के जो इम्पैक्ट आए वो सभी सेक्टर्स पे आए, चाहे वो इंडस्ट्री था, जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर था, जहाँ सर्विस सेक्टर है, जहाँ एजुकेशन सेक्टर है। और सेकंड जो डेवलपमेंट हुई वो था आईटी रेवोल्यूशन, कि वर्ल्ड में आईटी रेवोल्यूशन आया, इंटरनेट फैसिलिटी। आज हम देखते हैं कि थ्रू इंटरनेट इतना पूरा वर्ल्ड क्लोज हो चुका है, पूरा वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट हो चुका है कि जो एक घटना कहीं वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में होती है उसका इम्पैक्ट हम यहाँ बैठे हुए फील कर सकते हैं। और तीसरी जो डेवलपमेंट हुई बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको हम कहते हैं एनईपी 2020। सो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली अब हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है इट हैज़ ऑल टुगेदर चेंज्ड। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली ये है कि हम बात करते हैं आज के भारत विश्व गुरु बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु कैसे बनेगा? अगर हम एनईपी 2020 को समझें और उसको उसकी जो राइट स्पिरिट है, जिस भावना से उसको दिया गया है, उसी में उसको इम्प्लीमेंट करें। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली ये है, उसमें बेसिकली 2 बातें हैं कि एक तो एनईपी 2020 में जो वर्ल्ड का मॉडर्न एजुकेशन में बेस्ट मॉडल है, जिसे हम कहते हैं कि यूएस इज एट द टॉप, अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम टॉप पे है, जिसको जो वहाँ का लिबरल एजुकेशन पर्टिकुलरली, तो उसको एनईपी में इनकारपोरेट किया गया कि एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, एजुकेशन स्किल बेस्ड होनी चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। क्योंकि जो प्रेजेंट वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें जो जॉब्स हैं या जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है और ऐसा सिनेरियो है कि हम आज ग्लोबल लेवल पे compete करना है, हमारे हर बच्चे ने ग्लोबल लेवल पे compete करना। अगर उसको उस टाइप की शिक्षा दी जाएगी तो जो एनईपी का एक पार्ट तो है कि इट इज़ मॉडर्न एजुकेशन ऑफ ग्लोबल लेवल, दूसरा इसका पार्ट ये है क्योंकि इंडिया की जो हिस्ट्री है, हेरिटेज है, जो हमारा पास्ट कल्चर है, जिसको हम आज भी प्राउड फील करते हैं
कि एंशियंट टाइम्स में इंडिया वर्ल्ड में टॉप पे था। इंडिया, भारत सोने की चिड़िया कहते थे भारत को। वो इसलिए कहते थे कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का इंडस्ट्री और यहाँ का हर क्षेत्र में वी वर एट द टॉप इन द वर्ल्ड। तो इसलिए जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, इंडियन वैल्यूज, उसको भी एनईपी में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो एनईपी दो बातों का कॉम्बिनेशन है कि एक तो मॉडर्न एजुकेशन ऑफ ग्लोबल लेवल, और दूसरा जो हमारी भारतीय वैल्यूज है, जो हमारा हेरिटेज है, कल्चर है, उसको भी इसमें इंटीग्रेट किया गया। तो ये तीन बातें जो हुई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, आईटी रेवोल्यूशन हुआ और एनईपी 2020 आई, तो उसके बाद जो टोटल सिनेरियो है एजुकेशन सेक्टर में, वो चेंज हो चुका है। आज बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो ग्लोबल लेवल पे compete कर पाएं। वो उनको, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज एंडलेस हैं, पहले जैसा सिनेरियो नहीं है। आज कोई भी बच्चा यहाँ से वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जॉब कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है। उसके अपने एम्बिशंस हैं, उसकी अपनी एस्पिरेशंस हैं कि वो भी एक ग्लोबल सिटीजन बने और उसको भी सक्सेसफुल हो, अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो। इसलिए जो आज की एजुकेशन है उसमें बात यह है कि नंबर वन, इट शुड बी क्वालिटी एजुकेशन। इस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की है। और सेकेंडली, वो एक अच्छा इंसान भी बने, क्योंकि समाज में जो चेंजेस आ रही हैं, उस समाज में चेंजेस के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है और आज का यूथ है जो वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा है दूसरी समाज के जो उनकी रीति रिवाज हैं, जो उनकी संस्कृति है। तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को भी अपनी एजुकेशन में लेके आए। तो उस एंगल से अगर हम देखें कि जो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, हम कहते हैं, हम प्राउडली ये बात करते हैं कि इट इज़ ए यूनिक ब्लेंड ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, जिसका मीनिंग ये है कि हमारा फोकस दो बातों पे है और हम उसके लिए आइडियली लोकेटेड संस्था हैं कि हम साइंस की बात करते हैं। साइंस मीन्स मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं कि जितने भी डिसिप्लिन हैं उसमें ऐसी शिक्षा दें जो कि ग्लोबल लेवल की हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो। प्लस इस संस्था की जो बैकग्राउंड है, ये संस्था बाबा मस्तनाथ मठ के द्वारा स्थापित की गई 2012 में। ये बीएमयू बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई। तो इसके पीछे के जो बैकग्राउंड है, जो कल्चर है यहाँ का, जो यहाँ का टोटल इन्वायरमेंट है, वो इस टाइप का है कि हमारा इक्वल फोकस स्पिरिचुअलिटी पे भी है। हम ऐसी शिक्षा, हम शिक्षा में कुछ ऐसा भी कर रहे हैं कि यहाँ से जो बच्चे निकलें वो अच्छे भारतीय हों, अच्छे नागरिक हों और गुड सिटीजनशिप हो उनमें, और साथ साथ वो अच्छे साइंटिस्ट भी हों, अच्छे वो गुड एजुकेशन हो। सो इट इज़ ए यूनिक ब्लेंड ऑफ दीज टू थिंग्स। और कोई भी और संस्था मैं पूरे नॉर्थ इंडिया में मैं देख रहा हूँ कि उसके पास ऐसी बैकग्राउंड नहीं है। तो इसलिए वी आर यूनिक एंड वी फोकस ऑन दीज थिंग्स। और हमने एनईपी को, जो आगे का जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है अभी 24-25, इसमें हम पूरा फुल्ली वी आर इम्प्लीमेंटिंग द एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच सर। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर आईटी जो रेवोल्यूशन आया, उसके बाद अभी एनईपी 2020 आया, और तीनों का बहुत अलग इम्पैक्ट रहा है एजुकेशन सेक्टर पे। और जिस तरह से आपने बताया कि एनईपी क्या है, कि एनईपी एक मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी उसका रुझान रहता है, साथ साथ वो एक हर एक स्टूडेंट को एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। सर, अगर इसी को भी हम आगे बात करें, इसके ऊपर डिस्कस करें, तो आप प्लीज एक बार बता पाएंगे कि जैसे जो बीएमयू यूनिवर्सिटी है हमारी, बाबा बसनाथ यूनिवर्सिटी, वो एनईपी के रिगार्डिंग एनईपी 2020 से क्या क्या चीजें आपने इसमें इंकलकेट कर रही हैं जो स्टूडेंट्स के लिए फिर बेनिफिशियल है? जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी का क्वेश्चन है,
बाबा मस्तनाथ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में हमने यूजी प्रोग्राम्स, पीजी प्रोग्राम्स, सभी प्रोग्राम्स में इस साल से हम एनईपी को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। एनईपी यूजी प्रोग्राम पे क्या है, मैं थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगा इसमें कि एनईपी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एनईपी बेस्ड है लिबरल एजुकेशन मॉडल पे कि 60% बच्चा अपने डोमेन एरिया की स्टडी करे और 40% उसको अदर डोमेन एरियाज में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्टडी करने की, तभी वो लिबरल एजुकेशन होगी। क्योंकि जो इसको बोलते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, एक तो हमने इसमें कंसेप्ट डाला जो हमारे अब कोर्सेज हैं, कोर्स स्ट्रक्चर है सभी यूजी प्रोग्राम्स में कि एजुकेशन इज मल्टी डिसिप्लिनरी। उसका मीनिंग है कि 60% तो अपने डोमेन एरिया के कोर्सेज होंगे, 40% कोर्सेज बच्चा दूसरे डोमेन एरिया में, जिनको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज कहा जाता है, हर बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज पढ़ेगा और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी उसके होंगे, वैल्यू एडेड कोर्सेज होंगे उसके सिलेबस में, और उसको इलेक्टिव्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे कि उसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है ये यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है कि अब यूजी प्रोग्राम में जो भी कोर्स स्ट्रक्चर होगा उसमें कोर कोर्सेज के अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, स्किल कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज, इलेक्टिव्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज, ये सारे इनकॉर्पोरेट होने चाहिए सो दैट जब बच्चा एजुकेशन ले तो उसके साथ साथ उसकी स्किल डेवलपमेंट भी हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। उसके वैल्यू एडेड कोर्सेज भी हों कि ऐसे कोर्सेज कि जो जिनसे वैल्यू ऐड होती है उसकी डिग्री में, उसके जो लर्निंग है दैट एड्स वैल्यू टू द लर्निंग प्रोसेस टू मेक हिम और हर फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो वो एक तो हमारे जो कोर्स स्ट्रक्चर्स हैं हमने सारे चेंज कर दिए और जो नए कोर्स स्ट्रक्चर्स हैं एज पर यूजीसी इन यूजी प्रोग्राम उसको दोज आर ऑल इन प्लेस, और नए स्तर में जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आएंगे वो नए कोर्सेज पढ़ेंगे। सेकेंडली पीजी लेवल पे भी जो अब पीजी लेवल पे जिन्होंने 4 साल का कोर्स किया है एज पर एनईपी, उनकी पीजी 1 साल की होनी चाहिए, और जिन्होंने 3 साल का डिग्री किया है उनकी पीजी 2 साल की होगी। और क्योंकि अभी ये 4 साल वाली जो डिग्री प्रोसेस है ये तो अब एनईपी फर्स्ट ईयर से लागू किए है, तो ये 3 साल बाद या 4 साल बाद बच्चे आएंगे। तो अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास पीजी प्रोग्राम है जो 2 साल के हैं, उसमें जो मेजर चेंज ये है कि रिसर्च टू बी मेड मोर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कोर्स स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए हमने उसमें 2 ऑप्शंस हैं कि आप पीजी में 1 साल उसको थ्योरी पेपर पढ़ाएं और सेकेंड ईयर पूरा उसका आप रिसर्च फोकस कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर तक वो थ्योरी पढ़े और फोर्थ सेमेस्टर एक्सक्लूसिवली उसका डेजिटेशन वर्क या प्रोजेक्ट वर्क या रिसर्च का कंपोनेंट होना चाहिए। तो हमने जो बीएमयू ने डिसीजन लिया कि हम उसको 3 सेमेस्टर तक पीजी कोर्सेज में वो अपना थ्योरी कंपोनेंट होगा जो उसका पीजी लेवल का होगा, और फोर्थ सेमेस्टर में बच्चा एक्सक्लूसिवली डेजिटेशन करेगा। जैसे पहले अब एमफिल बंद कर दी गई है यूजीसी के अकॉर्डिंगली, एमफिल प्रोग्राम हैज बीन ड्रॉप्ड, तो इसलिए जो एमफिल में जो कंपोनेंट होता था वो अब पीजी लेवल पे फोर्थ सेमेस्टर में दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो उसका पर्पस ये है कि पीजी लेवल पे बच्चों का रिसर्च ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, वो हायर लेवल की स्टडीज के साथ साथ उनको आगे पीएचडी करनी है तो उसके लिए भी ओरिएंटेशन हो, उनके लिए भी उनकी ट्रेनिंग हो। और जो आज के कंटेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट बात वो है क्रिएटिविटी, प्रमोटिंग क्रिएटिविटी, इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स।
तो ये क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एंटरप्रेन्योरशिप इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो इस ट्रेट को डेवलप करने के लिए या स्किल को डेवलप करने के लिए बच्चों का रिसर्च ओरिएंटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यूजी और पीजी प्रोग्राम्स में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर दिया, सभी प्रोग्राम्स में, इन ऑल डिसिप्लिन्स। तो इसके साथ साथ हमने 2-3 और इनिशिएटिव लिया बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में। हमने 4 एक स्किल सेंटर्स डेवलप किए हैं। एक सेंटर का नाम है सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें बच्चों को जो अदर देन द सिलेबस कुछ और स्किल्स होती हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि आज यूजीसी के अकॉर्डिंगली ये है कि एक बच्चा 2 डिग्री कर सकता है, अपनी नॉर्मल रेगुलर डिग्री के साथ साथ वो दूसरी डिग्री भी कर सकता है। तो इसलिए उसको उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए संस्था में। तो उसके लिए एक तो हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किया, और सेकंड जो हमने सेंटर इस्टेब्लिश किया दैट इज सेंटर फॉर सॉफ्ट स्किल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो बच्चों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो बैंक्स की तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ वो आर्मी में कोई रिक्रूटमेंट की बात है, एसएसबी के एग्जाम्स हैं, उसके लिए हम बच्चों को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, हमारे बच्चों को हम बिना फीस के उसमें अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी रेगुलर स्टडी के साथ साथ कोई ना कोई सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करें, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। वो हमारा सेकंड सेंटर है। थर्ड सेंटर जो हमने इस्टेब्लिश किया दैट इज सेंटर फॉर इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशन सेंटर। क्योंकि ये एक एनईपी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़े, उनमें इनोवेशंस बढ़े, उनमें स्टार्टअप की जो है एबिलिटीज या कंपिटेंसीज डेवलप हों उनमें, और वो एंटरप्रेन्योर बने। इसको प्रमोट करने के लिए we have established this third center, Center for Innovation, Startups and Incubation Center। और फोर्थ जो सेंटर हमारी जो एक यूनिक यहाँ का बेस है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें हमारा उद्देश्य ये है, और उसमें हमने एक कोर्स प्रेस्क्राइब किया कि जो भी बाबा मस्तनाथ में बच्चा आएगा वो कोर्स सबके लिए कंपलसरी होगा। उस कोर्स का नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें यहाँ का नाथ जो सेक्ट है, मठ है जो हमारा, उसकी बैकग्राउंड की स्टडीज भी होगी, वेदास की स्टडी भी होगी, इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज की स्टडी भी होगी, सो दैट यहाँ से हम ये कह पाएँ कि जो बच्चा बाबा मस्ताना से निकलेगा उसने एक ये यूनिक कोर्स पढ़ा हुआ है, एंड उसको यहाँ की बैकग्राउंड भी की नॉलेज भी है, और यहाँ की जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे रूट्स हैं, उनकी भी पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। तो जो 4 जो हमारे सेंटर हैं, हमें उम्मीद है कि इसके साथ सभी बच्चों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उस एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्टडी के साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो स्किल कोर्सेज भी कर पाएंगे, वो इनोवेशंस अगर कोई अपना कैरियर बनाना चाहता है स्टार्टअप्स में, उनको भी फैसिलिटीज मिलेंगी, इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारी होगी। तो ये हमने काफ़ी इसमें चेंजेस किए हैं, रादर मेजर रीस्ट्रक्चरिंग किया हमने एजुकेशन की, एंड उसके अकॉर्डिंगली ताकि जो नया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी एक यूनिक टाइप का एकेडमिक सिस्टम प्रोवाइड कर पाए। हमारा पूरा प्रयास है कि क्वालिटी एजुकेशन दें, एम्प्लॉयबल बनाएं और बच्चों को आगे बढ़ने के रास्ते दिखाएं। थैंक यू सर। मैं इस चीज से समझ रहा हूँ कि जब एनईपी 2020 को बाबा मस्तनाथ इतना सीरियसली ले रहे हैं और इतने इनोवेटिव, जैसे आपने बताया कि 4 सेंटर्स बनाए हैं, जो कि आई थिंक नॉर्थ इंडिया में इट्स द फर्स्ट एंड वन ऑफ द ओनली, कि आपको इनोवेशन भी उसमें ऑप्शन दे रहे हैं कि यार एक जो सेंटर बनाया स्किल सेंटर, उसमें इनोवेशन भी होगा, उसमें स्टार्टअप का भी कर सकते हैं। सेकंड, जो इंडियन हेरिटेज नॉलेज है उसके बारे में भी मिलेगा बच्चों को जानने के लिए। फिर जो सॉफ्ट स्किल है और जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, एक सेंटर में वो भी आ जाएगा।
इस तरह से करके बाबा मस्तान यूनिवर्सिटी एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रही है स्टूडेंट्स, तो दैट इज रियली अप्रिशिएबल सर। अभी सर इसी से रिलेटेड अगर जैसे कॉलेज लाइफ में सब स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन जरूर होता है कि मैं अपनी एकेडमिक्स को और अदर चीजें जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है या सॉफ्ट स्किल डेवलप करना है या अपने करियर को लेकर कोई और पाथ चूज करना है, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी, तो हमें कितना फोकस किस चीज पे करना चाहिए, एकेडमिक्स और इन पे, या फिर इज देयर अ ड्यूरेशन कि यार मेरे को है ना अपने जो डिग्री वाला टाइम है यूजी का या पीजी का, उसमें इतनी ड्यूरेशन तो मुझे एकेडमिक्स पे फोकस करना चाहिए एंड देन आफ्टर दैट मैं इस पे फोकस करूँ। प्लीज इस पे थोड़ा सा लाइट। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बच्चों को करना क्या चाहिए, कि एनडीपी की बात हो रही है और ये चेंज्ड सिनेरियो की बात हो रही है, कंपटीशन की बात हो रही है, तो इस प्रोसेस में बच्चों के लिए क्या गाइडेंस है। अब जो फ्यूचर सिनेरियो है हम सभी समझ रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन भी ग्लोबल कंपटीशन है, ना कि लोकल कंपटीशन। और जो डार्विन थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैं मानता हूं एक्चुअल सेंस में अब अप्लाई हो रही है समाज में। अपॉर्चुनिटीज एंडलेस हैं, कंपटीशन एक्सट्रीम है, चैलेंजेस भी हैं। इसलिए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान अगर अपने आप को इस प्रेजेंट सिचुएशन को समझते हुए अपने आप को प्रॉपर प्लेस करेगा, अपने आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाएगा, जैसे हम मैनेजमेंट सेंस में कहते हैं, तो वो सक्सेसफुल होगा, वो आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए सिनेरियो क्या है कि आज हमें बहुत ज़्यादा एकेडमिक भी नहीं चाहिए। आज बात हो रही है होलिस्टिक एजुकेशन की, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ की, कि हमने ऐसा अपने आप को डेवलप करना है कि हम लाइफ में फिट हों, हम लाइफ को जीने के लिए फिट हों, हम आगे बढ़ने के लिए हम पूरी सिनेरियो को समझ पाएं। इसीलिए एनईपी का भी यही फोकस है कि होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए। कि जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग करता है, सिर्फ इंजीनियरिंग करने से वो एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकता जितनी देर तक उसको डेमोक्रेसी की समझ नहीं होगी, बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। उसको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं होगी क्योंकि हमने इकोनॉमी में जीना है, हमने इकोनॉमी में ही ग्रो करना है। तो उसको डेमोक्रेसी की भी समझ हो, उसको इकोनॉमी की भी समझ हो, उसको सोशियोलॉजी की भी समझ हो, बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। आज हम देख रहे हैं कि समाज में किस तरह की डिस्टॉर्शंस हो रही हैं, कि डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि बच्चे ग्रो तो कर गए, प्रोफेशनल एजुकेशन में आगे बढ़ गए, अर्निंग्स भी कर रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज भी ले रहे हैं, और उनको समाज की अंडरस्टैंडिंग कम होगी कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज रिलेशनशिप, व्हाट इज फैमिली। इन बातों की उनसे दूर चले गए वो। तो इसलिए अब एनईपी ये कहती है कि ये एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। उसको ऐसी एजुकेशन मिले जिसको कहते हैं एजुकेशन फॉर लाइफ, नॉट एजुकेशन फॉर प्रोफेशन ओनली। कि सिर्फ हमने प्रोफेशन में कामयाब नहीं होना, हमने लाइफ में कामयाब होना, हमने जीवन में कामयाब होना। तो उसको जीने के लिए अब जो टाइम है वो एक्सेलेंस का है, वो स्किलिंग का है, वो कंटिन्यूस स्किलिंग का है। कि अब एजुकेशन एक कोई पर्टिकुलर डिग्री लेने से एजुकेशन खत्म नहीं होती, एजुकेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इसीलिए एनईपी में एक प्रावधान दिया गया है जो यूजीसी सभी यूनिवर्सिटीज को भी इंस्ट्रक्शन दे रही है कि 40% ऑफ द एजुकेशन ऑनलाइन हो सकती है। आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। आज का बच्चा अगर उसका एक सिलेबस है, वो चाहता है मैं ये पर्टिकुलर कोर्स यहाँ से नहीं करूँ, मैं ये पर्टिकुलर कोर्स ऑनलाइन करना चाहता हूँ, मूक से करना चाहता हूँ, जहाँ ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ से करना चाहता हूँ, तो यूनिवर्सिटीज आर बाउंड टू एक्सेप्ट द क्रेडिट्स
ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स, कि हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। 40% तक ये फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके पीछे पर्पस क्या है कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सपोजर मिले, क्योंकि अब जैसे ये इंटरनेट की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके साथ ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है। हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यूस प्रोसेस बनाना चाहिए, कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए, एजुकेशन कहीं स्टॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिनेरियो इतना फास्ट चेंजेस हो रहा है। जो आज कोई टेक्नोलॉजी है, हो सकता है एक मंथ बाद वो टेक्नोलॉजी इररेलेवेंट हो जाए। सो न्यू डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, सो इट इज ए कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल्स। तो इसलिए अब जो एजुकेशन है वो एक डिफरेंट टाइप की एजुकेशन है। उसमें ये नहीं कि आप सिर्फ एकेडमिक ही करोगे, एकेडमिक के साथ साथ आपको एक फुल्ली डेवलप्ड पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, ऐसा इंसान बनना होगा जिसको आपको पूरे समाज की अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पूरी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पूरे इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग हो, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। तो इसलिए अब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। सेल्फ लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फोकस है, कि सेल्फ लर्निंग का मतलब है कि सिर्फ क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम में टीचर तो गाइड करेगा आपको कि आप ऐसे करिए। तो सेल्फ लर्निंग जो बच्चे करते हैं, जो जैसे अब एजुकेशन के साथ साथ मैंने देखा, अपने एक्सपीरियंस से देखा मैंने, जो बच्चा डिग्री के साथ साथ 8-10 और कोई एडिशनल कोर्सेज कर लेता है ऑनलाइन, और उनके सर्टिफिकेशन ले लेता है और अपने सीवी में ऐड कर लेता है, उसकी प्लेसमेंट सबसे पहले होती है, उसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है लाइफ में। तो अगर इस टाइप की हम अपना एटीट्यूड डेवलप करेंगे, कंटिन्यूस लर्निंग का, सेल्फ लर्निंग का, सेल्फ डेवलपमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, तो ही एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। तो मेरा मैसेज यही है बच्चों को कि नाउ यू हैव टू बी मोर अवेयर। आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंजॉय करना है, खूब करिए। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, उसके भी क्रेडिट हैं, खेलिए। कल्चरल प्रोग्राम में जाना है, उसमें भी उसके क्रेडिट हैं, आप करिए। और साथ साथ अपने स्किल ऐड करते जाइए, अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करते जाइए, एंड यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। आप ग्लोबल लेवल के सिटीजन बन जाओगे। अब तो ग्लोबल लेवल का सिटीजनशिप चाहिए, तो सभी स्किल आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दैट, वो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और ताकि आपने इंटरेक्ट करना है, बाहर भी इंटरेक्ट करना है, तो आप में कॉन्फिडेंस उसी से आता है। तो यही एक गाइडेंस है, यही मैसेज है कि बच्चों के लिए कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस भी हैं, हमने अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करना है, चैलेंजेस को ओवरकम करना है, और उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। मुझे भी एक बार एक आर्मी ऑफिसर ने गाइड किया था, जैसे आपने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है जो बच्चों को आना ही चाहिए। एंड उन्होंने भी ऐसा कुछ गाइड किया था कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, इवन इफ यू आर गुड एट 40% ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होने से वो काम बन जाएगा। सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमने आपके स्टूडेंट से कुछ बात करी थी, आई एम डाउट कि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, और ऑब्वियसली आपकी जो उनको गाइडेंस होती है, आप जिस तरह से उन्हें पढ़ाते हो, तो वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। उन्हीं में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिविल सर्वेंट्स, आईएएस बन चुके हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन रह चुके हैं। सर, अगर स्टूडेंट्स को देख के कुछ आइडिया लगाए या स्टूडेंट्स खुद अपने आप को स्टडी करें, तो आपको क्या लगता है सर कि कौन कौन से ऐसे कॉमन ट्रेड्स हैं जिनको देख के ये लगे कि यार ये बच्चे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करेंगे, जो अबव मीडियम या अबव मीडियम पर होता है, कुछ बहुत स्पेशल करेंगे, या फिर कुछ ऐसे ट्रेड्स जो वो अभी भी डेवलप कर सकते हैं, लाइफ में वो आगे जाके बहुत अच्छा करें? मैंने अपने कैरियर में बहुत से बच्चों को देखा जो बहुत सक्सेसफुल हुए, और उनकी सक्सेस का समझने की कोशिश की कि उसके पीछे बैकग्राउंड क्या रही। एक अभी 10 साल पहले एक स्टूडेंट था,
वो सिर्फ 23 साल की एज में वो इंडिया में यूपीएससी एग्जाम में ही स्टूड सेकंड इन द ऑल ओवर इंडिया मेरिट। तो वो मेरे एक स्टूडेंट का ही बेटा था, जो मेरा स्टूडेंट, उसका फादर मेरे स्टूडेंट रहे। आज वो स्विट्जरलैंड में एम्बेसडर है, अभी शादी भी नहीं हुई उसकी। और ऐसे बहुत से केसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स बने। एक तो जो सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि ये जो स्टूडेंट लाइफ का फेज होता है, 5-6 साल का फेज आफ्टर +2 और पीजी करते करते, ये एक आदमी की, इंसान की जो पूरा लाइफ है उसको अफेक्ट करता है। जो कोई भी स्टूडेंट, ये जो 5-6 साल होते हैं आफ्टर +2 और जब कैरियर में एंट्री करनी होती है, उसको सीरियसली और बिना किसी तरह की डिवर्शन किए, इधर उधर की अपना ध्यान भटकाए, जो फोकस्ड होके चलते हैं और वो अपनी स्टडीज में भी और अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू जो उनको सक्सेस मिलती है उसकी तैयारी प्रॉपर ढंग से करते हैं और अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसको विद फुल डिवोशन, विद फुल डेडिकेशन इस 5-6 साल के पीरियड को यूटिलाइज करते हैं, वो हमेशा मैंने देखा सक्सेसफुल रहते हैं। और उसमें चाहिए क्या कि ये जो पीरियड होता है स्टूडेंट लाइफ का, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन का जो फेज है, इसका ऑप्टिमम यूज करना चाहिए और सिर्फ अपने माइंड में एक डिसीजन लेना होता है कि भी मैंने विद फुल कमिटमेंट, विद फुल सिंसेरिटी, डेडिकेशन, मैंने अपने टारगेट को अचीव करना है और टारगेट अचीव हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखें कि हर इंसान में, मैं हमेशा ये कहता हूं कि गॉड हैज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड विद एनीवन। सबको एक जैसा ब्रेन दिया, एक जैसा ही बाकी ऑर्गन्स दिए और सभी कुछ, सब में जो कैपेबिलिटी है, हम कहते हैं कि साइकोलॉजी में कई रिसर्चेस हुई कि इमेंस पोटेंशियलिटीज होती हैं किसी इंसान में, और किसी भी इंसान ने आज तक अपनी लाइफ में 10% से ज़्यादा अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाया। 90% ऑफ द पोटेंशियल गोज वेस्ट। इवन अगर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, हम महात्मा गांधी की भी बात करें, तो उसके भी मन में कुछ बात थी कि अभी मैं बहुत कुछ और कर सकता था। तो ये इट इज ट्रू फॉर एवरीवन। तो सिर्फ जो पर्सन अपने उस टाइम की प्रॉपर यूज करता हुआ और उसका ऑप्टिमम यूज करता हुआ और अपनी एनर्जी का यूज करता हुआ फोकस्ड होके तैयारी करेगा और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए डिटर्मिन्ड होगा, उसको 100% सक्सेस मिलेगी। और इसके पीछे कोई मंत्र नहीं है इसके पीछे। सो ओनली हार्ड वर्क with commitment, with sincerity, with full dedication, and making more appropriate use of the time available. और उसके बाद की जो लाइफ है, then you can enjoy. बस ये है कि जिसके थ्रू मैंने बहुत देखे हैं, बहुत से हमारे स्टूडेंट ऐसे निकले कि जैसे वो, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, MBA 3rd सेमेस्टर में गए और साथ के साथ JRF पास कर लिया, और बहुत से बच्चे करते हैं। तो उनका फोकस्ड होता है और उसके बाद आगे PhD की, जहाँ आगे प्रोफेसर बने, एंड दे आर सक्सेसफुल। तो इसलिए एक ही है कि वर्क हार्ड विद सिंसेरिटी और इधर उधर ध्यान ना भटकाएं और फोकस होके चलें। इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हायर एजुकेशन में आज भी टोटल पॉपुलेशन का हम देखें 1.5% लोग हैं जिनको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। 98.5% को हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती।
तो इसलिए वो 1.5% में पार्ट होने से वी शुड फील प्राउड ऑफ इट, और हमें उसका प्रॉपर यूज करना चाहिए. सो दैट इज व्हाट इज द मैसेज. थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग वेरी गुड वेरी नाइसली ऑन दिस टॉपिक. एंड इसी से रिगार्डिंग है ना, मेरे को एक चीज याद आ गई. जैसे मेरे एक मेंटर होते थे आईआईटी दिल्ली से, वो एलुमनाई थे आईआईटी दिल्ली के, और वो मेरे पहले स्टार्टअप में मेंटर थे. तो इसी के रिगार्डिंग है ना, वो मुझे एक चीज समझाते थे कि क्योंकि अगर लाइफ में ना, अगर आप लाइफ को अच्छे से जीते हैं तो लाइफ में एक बार तो रगड़ा लगना पड़ता है. वो मतलब थोड़ा रफ में बताते थे, बट यही बोलते थे कि लाइफ में ना एक बार तो रगड़ा लगना होता है. और अगर वो रगड़ा आप तरीके से कॉलेज लाइफ में लगा लेते हैं ना, तो बहुत छोटा और बहुत इंजॉयबल होता है. बाद में जो लाइफ होती है वो फिर वो बहुत रफ चीज दिखाती है, उनको रफ फेस दिखाती है. टू अवॉइड दैट इट्स बेटर कि आप ना कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा तरीके से एकेडमिक्स को भी और अदर एक्टिविटीज को भी लेके चलो, तो बहुत बेनिफिशियल है. जैसे एक क्वेश्चन है ना हमारे सबके जहन में रहता है, जो भी स्टूडेंट लाइफ जीता है, कि हमने अभी 12th पास करी है और हम आगे कौन सा कोर्स चूज करें. वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए. और उसमें ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं. फिर डर ये भी होता है कि यार अगर हम कोई गलत चूज कर लेंगे तो हमें 3-4 साल उसमें लगाने पड़ेंगे, पैसा भी वेस्ट होगा और हमारा इंटरेस्ट भी उसमें नहीं रहेगा. सेकंड, कि ऑप्शन बहुत सारे होते हैं. ये समझ नहीं आता कि यार हम या तो सबके साथ मेन स्ट्रीम में चले कि यार इंजीनियरिंग करनी है या एमबीबीएस करना है, इस तरफ चले जाए, या कुछ ऐसा चूज करें कि भाई जो सबसे थोड़ा सा हटके हो, जो हमें लगे कि यार मैं इस चीज में काम कर सकता. एंड जैसा मैंने ऑब्जर्व किया हमारी यूनिवर्सिटी में, एक चीज तो अच्छी होती है कि एडमिशन के टाइम पे सेल्स के लोग नहीं आते हैं एडमिशन करने के लिए. इंडिविजुअल प्रोफेसर होते हैं जो डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, जो गाइड करते हैं. आप क्या समझते हैं सर इन चीजों के बारे में? आपके मन में बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि कैरियर की जो चॉइस है, सिर्फ कैरियर की चॉइस नहीं, संस्था की चॉइस भी मैं मानता हूँ. ये +2 के बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है लाइफ का. एक एक ऐसा फेज होता है कि जो आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ उस पर अफेक्ट होती है उससे, कि आपको ऐसे कोर्स करना चाहिए जो आपकी एप्टीट्यूड से मैच करे. एप्टीट्यूड एक इनहेरेंट होता है कि कई बच्चे होते हैं कि वो ज़्यादा मैथमेटिकल हैं, ज़्यादा साइंटिफिक ओरिएंटेशन ऑफ माइंड है, तो वो साइंस में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं. कईयों का माइंड सेट होता है कि वो सोशल कंटेंट उनमें ज़्यादा है, तो वो सोशल साइंसेस में उनको जाना चाहिए. हर इंडिविजुअल का अब +2 की स्टेज ऐसी होती है कि वो उस समय उनको एप्टीट्यूड कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या कई बार पेरेंट्स के प्रेशर में आके या पीयर ग्रुप के प्रेशर में आके वो कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं. तो इसलिए चॉइस ऑफ कोर्स, चॉइस ऑफ द इंस्टीट्यूशन बहुत ही समझदारी से लेने वाला एक डिसीजन है, और उसको ध्यान से ही लेना चाहिए. और कई बार जो प्रोफेशनल मार्केटिंग करते हैं लोग, कई संस्थाएं उनको हायर करती हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स करवाएं, और उनका ऑब्जेक्टिव एक डिफरेंट होता है. उनका ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ नंबर बढ़ाना. और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है. बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में कोई भी बाहर से हायर की गई एजेंसी नहीं है जो एडमिशन्स के लिए बच्चों को गाइड करे. हमारे अपने ही टीचर काउंसलिंग करते हैं, वही बताते हैं. वो क्योंकि जब टीचर कोई काउंसलिंग करेगा, वो पहले बच्चे से मिलने के बाद उसके पास्ट कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, या कौन कितने स्कोर किया उसने, क्या उसमें ज़्यादा मार्क्स किस में थे या कम मार्क्स किस में थे, जब इस टाइप का कुछ डेटा बेस्ड वो उसके माइंड में एनालिसिस करता है कि ये बच्चा किस कोर्स के लिए ज़्यादा फिट है, और दूसरा किस कोर्स का फ्यूचर में स्कोप है, कि जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले टाइम में जब तक ये बच्चा 4 साल बाद पास आउट करेगा, ग्रेजुएट होगा,
तो सिनेरियो क्या होगा, वो एक टीचर ज़्यादा इमेजिन कर सकता है बेटर वे से। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि उसको सही रास्ता दिखाएं और उसको ठीक ढंग से गाइड करें, और थोड़ा बच्चों को खुद भी एनालिसिस करनी चाहिए कि उसकी लाइकिंग किस में है ज़्यादा, उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती पढ़ने में या सीखने में। तो उसको उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेना चाहिए। तो इसलिए एक तो डिसीजन लेना कि कौन से कोर्स में कहाँ उसने एडमिशन लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक बार डिसीजन ले लिया, फिर उसके बाद उसको पूरी कमिटमेंट से, पूरे डेडिकेशन से, ये नहीं कि हाफ हार्टेडली किसी कोर्स को हम स्टार्ट कर दें। तो हाफ हार्टेडली करने से कभी सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस के लिए तो है कि हम पूरे 100% अपना फिर एनर्जी एंड टाइम उस पर डिवोट करेंगे। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी लाइकिंग का होगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है, टाइम होता है कि जब हमने डिसीजन लेना होता है कि किस कोर्स में लें। उसमें फ्यूचर सिनेरियो को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके मन में है कि मैं तो कहीं विदेश में जाना चाहता हूँ, तो विदेश में किस टाइप की डिग्री की वैल्यू होगी, किस टाइप की स्किल की वैल्यू होगी, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। उसके लिए तैयारी करें, उसके लिए मन को बनाएं। तो इसलिए ये जो डिसीजन है टू मेक ए चॉइस, उस एंगल से मैं बताता हूँ कि बाबा मस्तनाथ का एक बहुत ही एडवांटेज है जो मेरे को दिख रहा है यहाँ, कि एक यहाँ एक तो सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट है। यहाँ उस टाइप का माहौल नहीं है, सेफ्टी है सभी बच्चों की, बॉयज़ गर्ल्स। तो वो एक तरह से उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ। तो इसलिए उस एंगल से बाबा मस्तनाथ लोकेशन वाइज भी और ओवरऑल इन्वायरमेंट वाइज भी इज ए सूटेबल इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन में। और हमारे पास कोर्सेज भी, प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, टेक्निकल कोर्सेज भी हैं, मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, जिनमें एम्प्लॉयबिलिटी रेट इज़ वेरी हाई। तो इसलिए अपनी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए तो ठीक डिसीजन लेना चाहिए। एक्चुअली आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इससे ना मेरे को एक रियल लाइफ सिनेरियो भी ध्यान है। जैसे बैक इन 2013 जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था जिसको पुलिस में जाना था, स्टार्टिंग से ही पुलिस में जाना था। उसका वो चाइल्डहुड ड्रीम था, एंड ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग एकेडमिकली और फिजिकली फॉर दैट। बट क्या है कि जैसे आपने बताया कि एक तो वो सुनना चाहिए जो आपका मन या आपके जो इंटरेस्ट होता है उसका। दूसरा, हमें वो ट्रेंड समझना चाहिए कि अगर मैं आज कोई किसी चीज में एडमिशन ले रहा हूँ, तो क्या वो इंडस्ट्री रेलेवेंट रहेगा जब मैं यहाँ से पास आउट करके निकलूंगा, मतलब 3-4 साल के बाद। लोग अक्सर ये करते हैं कि वो उस टाइम का देखते हैं कि आज जो ट्रेंड में चल रहा है ना, मान लीजिए आज अगर कंप्यूटर आईटी चल रहा है, तो कंप्यूटर आईटी में एडमिशन ले। वो सीखना भी बहुत जरूरी है कि 4 साल के बाद जब मैं यहाँ से निकलूंगा, whether it will be relevant or not for the industry at that time. And second, वो जो मेरा फ्रेंड है वो आज तक भी 2013 से अभी आ चुका है 2024, अभी तक रिग्रेट करता है कि उसने उस टाइम पे इंजीनियरिंग ना लेके अपने पुलिस की जो करियर था उस पर फोकस क्यों नहीं किया। वो भी बहुत जरूरी है कि जो आपका इंटरेस्ट लगता है, जिसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उस पर आप किस तरह से फोकस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द टाइम दिस इज वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड आप इतना टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए ग्रेट ब्लेसिंग्स, और आप आगे बढ़िए, अपने इसको भी, चैनल को भी आगे बढ़ाइए, एंड बी ए सक्सेसफुल पर्सन। और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।